एवरीवन, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे। जैव विविधता किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स तथा वेजिटेशंस या फिर प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीसीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता शब्द या फिर बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले ईओ विल्सन ने इसका प्रयोग किया था। अगर हम जैव विविधता के लेवल्स की बात करें या स्तर की बात करें तो इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि आनुवंशिक विविधता, किसी भी कैरेक्टर में प्रेजेंट वेरिएशन का वह पार्ट जो जेनेटिक कारणों से उत्पन्न होता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जीव समूह तथा पारिस्थितिकी व्यवस्था में जब चेंज होने लगते हैं तब आनुवंशिक विविधता एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी अपना मौलिक रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है प्रजाति विविधता या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो लिविंग एनिमल्स हैं उनमें पाए जाने वाली जो डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होती हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह हमारी अर्थ पर ऑलमोस्ट सभी जगह पर पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रजाति जैव विविधता के सूचकांक तथा मूल्यांकन इनकी संख्या, बहुलता आदि को ध्यान में रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत प्राकृतिक वास यानी कि नेचुरल हैबिटाट, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रक्रियाओं के मध्य अंतर का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी पर्यावरणीय विशिष्टता के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों में यह विविधता भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे वहाँ अलग होगी, जो डेजर्ट होंगे वहाँ पे अलग प्रकार की होगी, तथा जो एक्वेटिक जगह होंगी वहाँ पे अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होगी। जैव विविधता का मानचित्रीकरण। जैव विविधता का मानचित्रीकरण जो है वो 3 मेथड से किया जाता है। यानी कि जैव विविधता को मोस्टली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी तथा गामा बायोडाइवर्सिटी। अगर अल्फा बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रीजन में जो भी स्पीसीज हैं उनकी संख्या से होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, स्पीसीज की कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, और ये कॉम्परेटिव स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिसको हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी में किसी स्पेसिफिक रीजन में जो भी स्पीसीज हैं उनकी हम स्ट्रक्चरल बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किसी स्पेसिफिक रीजन में जो भी एनिमल्स हैं उनके आपस में इंटर रिलेशन की चीज़ वो हम स्टडी करते हैं, या जो हमें इंटर रिलेशन का ज्ञान कराते हैं उसको हम गामा बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का पारिस्थितिकीय यानी कि इकोलॉजिकल, कॉमर्शियल तथा सोशल इम्पोर्टेंस है। जीव व प्रजातियाँ ऊर्जा ग्रहण कर उनका स्टोरेज करती हैं, यानी कि एनिमल्स तथा स्पीसीज क्या करते हैं, एनर्जी को इंटेक करते हैं तथा उनको स्टोर कर लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो विघटित करती हैं तथा पारितंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में वाटर तथा न्यूट्रिएंट्स के चक्कर को, जो साइकिल होती है उसको बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। यही रीज़न है कि जिस इकोसिस्टम में जितनी प्रकार की स्पीसीज होती हैं वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। सभी ह्यूमंस बीइंग्स के लिए जो भी हमारी
डेली रूटीन में जैव विविधता एक बहुत बड़ा रिसोर्स का काम करती है, जिसकी उपयोगिता ये हमारे फूड सब्सटेंस, मेडिसिन्स तथा हमारे कॉस्मेटिक्स के लिए है। जैव विविधता को वैज्ञानिक साइंटिफिक इसकी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि इसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी कि लाइफ की ओरिजिन बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हुई है, तथा जो इवोल्यूशन होता है वो भी बायोडाइवर्सिटी या वेरिएशन के कारण ही माना जाता है। अगर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का ह्रास की बात करें, तो जैव विविधता का ह्रास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन प्रेजेंट में ये जो भी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है, जिससे यह इम्बैलेंस हो गया है, यानी कि असंतुलित हो गया है। इसके प्रमुख कारणों से आवासों का विनाश, अवैध शिकार तथा पर्यावरणीय प्रदूषण आते हैं। यानी कि इनके जो मेन रीजंस हैं वो जो हम लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तथा हम शिकार कर रहे हैं तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ये काफ़ी ज़्यादा असंतुलित हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटापन्न प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN विश्व की सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में रेड डाटा लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसके बाद हैं सुमेध प्रजातियां यानी कि वल्नरेबल स्पीसीज, इसमें वैसी स्पीसीज इंक्लूडेड हैं जिन्हें यदि संरक्षित यानी कि जिन्हें कंजर्व नहीं किया गया तो निकट भविष्य में वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनके एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इनका जीवित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज या दुर्लभ प्रजातियाँ। विश्व में इस प्रकार की स्पीसीज की संख्या बहुत कम है तथा ये क्या होती हैं, स्थानीय होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भूमंडलीय जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी में भूतल पर स्थानीय विविधता पाई जाती है, जो मुख्यतः स्थलाकृति तथा जलवायु के कारण होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्षा वन, आर्द्रभूमि, सागर तटवर्ती आर्द्रभूमि अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में भी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अक्षांश में जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, जैव विविधता कम होने लगती है। यहाँ कारण है कि जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं उनमें अत्यधिक क्या होता है, हिमाच्छादन यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तथा कम धूप के कारण यहाँ लोअर बायोडाइवर्सिटी यानी कि कम मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा जो डेजर्ट रीजन्स होते हैं वहाँ पे आर्द्रता की कमी तथा चरम जलवायु विशेषताओं के कारण निम्न जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। अगर हम भारतीय जैव विविधता की बात करें तो भारतीय जैव विविधता एशिया महाद्वीप में भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की लगभग समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति आदि के कारण जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। भारतीय जैव विविधता को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। मलायन जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहाँ सघन वनों का आवरण है तथा समुद्र तटीय भागों में यह पाई जाती है। नेक्स्ट है इथोपियन जैव विविधता, जो कि राजस्थान में तथा इसके आसपास के शुष्क क्षेत्रों में यानी कि ड्राई रीजन्स में मिलती है। नेक्स्ट है यूरोपियन जैव विविधता, उच्च हिमालयी क्षेत्र जो हिमाच्छादित रहता है में पाई जाती है। और नेक्स्ट है 4th नंबर पे भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठार के उस क्षेत्र जहाँ सघन वनस्पति आवरण मिलती है की विशेषता है। ब्राज़ील के बाद भारत में सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम हॉट स्पॉट के बारे में जानेंगे। वह देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है तथा उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें हम महाविविधता केंद्र यानी कि मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स कहते हैं। इसमें 12 देश आते हैं जिनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, भारत, मलेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, जोन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।
हॉटस्पॉट में प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है। हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दी थी। विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 25 हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत भारत के 2 क्षेत्र हैं, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंड है कि किसी एक स्पीशीज पर संकट आने से दूसरों पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, संतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए 2 प्रमुख उपाय हम कर सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन किया जाता है इसके लिए, तथा एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, वन अभ्यारण्य क्षेत्र आदि। नेक्स्ट है बाह्य आवासीय संरक्षण यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें प्लांट्स तथा एनिमल्स के जीन्स को जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। भारत में बाह्य यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के सफल कार्यक्रम जो हैं वो मद्रास में क्रोकोडाइल्स के लिए तथा गुवाहाटी में चिड़ियाघर तथा दिल्ली चिड़ियाघर में चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हम जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यानी कि जैव विविधता संधि 1992 के बारे में बताते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न अर्थ सम्मेलन के दौरान 171 देशों ने जैव विविधता संधि पर साइन किए थे, जिसमें से भारत भी एक है। यह जो कन्वेंशन हुई थी ये 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गई थी। इस कन्वेंशन के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, जैव विविधता संरक्षण करना, संगठनों का सतत उपयोग करना तथा जेनेटिक संसाधनों के उपयोग के लाभ का समान वितरण करना। संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं तथा प्रबंधन अपेक्षित हैं। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने एवं संरक्षित करने और विस्तार हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, अभ्यारण्य तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे। नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुई थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2010 में 10वां कॉप सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप हुआ था, जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जापान में आयोजित की गई थी। उसमें नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। नागोया उपसंधि जैव विविधता संधि की पूरक है, जिसके तहत जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले उचित एवं समान वितरण हेतु प्रयास किया गया है। इस कारण इसे एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इसे जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जिसे 2000 में अपनाया गया था। इस प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था वो आधुनिक जैव तकनीक में जैविक संसाधनों की सुरक्षा करना है। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2004 से लागू हुआ था। भारत में 17 जनवरी 2003 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में इसके 157 देश जो हैं इसके पक्षकार हैं। विश्व प्रकृति निधि, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और तथा इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखता है। साइट्स, यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह विश्व में होने वाले जीवों तथा उनके अंगों के व्यापार पर नज़र रखता है। 2006 से लागू हुआ था। दैफिक, यह एक ऐसा संगठन है जो वनस्पतियों और जीवों के वाणिज्यिक खरीद फरोख्त के अभिलेख का विश्लेषण करता है। विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन, ये 21 से 24 नवंबर 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था। इसका लक्ष्य 2022 तक बाघों की संख्या को बढ़ाकर दुगना करना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसकी स्थापना दुर्लभ जातियों के संरक्षण एवं प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए हुई थी। IUCN को विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN ने 1978 में पौधों व 1988 में जंतुओं पर रेड डाटा बुक्स प्रकाशित की। भारत में अति संपन्न विश्व के 12 मेगा जैव विविधता वाले देशों में आता है, परंतु तीव्र विकास की आवश्यकता तथा जनसंख्या के अधिक वृद्धि के कारण जैव विविधता पर दबाव बढ़ रहा है।